हेलो एवरीवन। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके दो भाग व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है उनको समझेंगे। अर्थशास्त्र की संपूर्ण सामग्री को, संपूर्ण विषय वस्तु को नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया, माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थों में इन अंतर को समझेंगे। शाब्दिक अर्थ में माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, और मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म यानी कि छोटा और व्यापक यानी कि बड़ा। तो शाब्दिक अर्थ में हम थोड़ा अंतर समझ चुके हैं कि छोटा और बड़ा यानी कि सूक्ष्म और व्यापक। अब क्षेत्र यानी कि विषय क्षेत्र के अंतर्गत इनमें क्या क्या अंतर है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका विषय क्षेत्र है व्यक्तिगत इकाइयाँ, जैसे एक फर्म, एक परिवार या एक विशेष उद्योग का हम इसमें अध्ययन करते हैं, उसके आर्थिक व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो विषय क्षेत्र है वो बड़े आर्थिक समूह, इसमें हम बड़े आर्थिक समूह को लेते हैं। समूह यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ छोटे समूह हैं, यहाँ बड़े समूह। जैसे ये एक उद्योग फर्मों का समूह होता है, तो ये एक विशेष उद्योग की बात करेंगे हम। यहाँ पर छोटे समूह की बात करेंगे। यहाँ पर जब समूह की बात कर रहे हैं तो व्यापक समूह की बात कर रहे हैं, बड़े समूह का हम बात कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, या हमने कुल राष्ट्रीय उत्पादन देखना है या कुल रोजगार देखना है, इन सब का हम बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं। हम ये कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटे समूहों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर हम बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़ करके बड़ा समूह बनता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर टुकड़ों में तोड़ने की जो कला है उसी को हम सूक्ष्म कह रहे हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। और इन सब छोटी इकाइयों को अगर जोड़ दें तो बड़ा समूह बन के आएगा। उन समूहों का जब हम एक साथ अध्ययन करेंगे, बड़े समूहों का, बड़े आर्थिक समूहों का, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। अब अंतर का जो तीसरा बिंदु है वो है समस्या या सिद्धांत, यानी कि हम मुख्य रूप से इन अर्थशास्त्रों के में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है मूल्य निर्धारण की समस्या। यहाँ पर हम वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, उसका कीमत उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा जैसे हम निर्धारित करेंगे, तो उसका निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं व्यष्टि के अंतर्गत। यहाँ पर हम केवल वस्तुओं का निर्धारण नहीं करते, वस्तु मूल्य का निर्धारण, यहाँ पर हम साधन मूल्य का निर्धारण भी करते हैं। जैसे लगान का निर्धारण कैसे हो, ब्याज का निर्धारण कैसे हो, मजदूरी का निर्धारण कैसे हो, और लाभ का निर्धारण कैसे हो, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसका मुख्य सिद्धांत है आय एवं रोजगार निर्धारण, कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे करें, या फिर देश में व्यापक या बड़े अर्थ जो समूह है, पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है या पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, उसमें रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, इस चीज़ का अध्ययन हम समष्टि के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य निर्धारण सिद्धांत कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार निर्धारण सिद्धांत कहते हैं। इन दोनों का अलग अलग नाम भी है, मूल्य निर्धारण सिद्धांत और इसका नाम है आय एवं रोजगार निर्धारण सिद्धांत। तो प्रश्न ये बनता है कि कई बार ये प्रश्न उठ के आता है, आय एवं रोजगार निर्धारण सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस भाग को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? समष्टि को कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं मूल्य निर्धारण की समस्या का निवारण हम अर्थशास्त्र के किस विभाग के अंतर्गत या किस भाग के अंतर्गत करेंगे? तो वो हुआ व्यष्टि के अंतर्गत। अब उद्देश्य,
समष्टि अर्थशास्त्र का क्या उद्देश्य है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या उद्देश्य है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उनका सर्वोत्तम तरीके से आवंटन हो, बंटवारा हो, साधनों का अच्छे ढंग से प्रयोग करना और उनका अच्छे ढंग से आवंटन करना। और इस समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को कैसे प्राप्त करें और कैसे पूरे संपूर्ण क्षेत्र का विकास करें। यहाँ पर साधनों का विकास भी होता है। साधनों का विकास हम कैसे करें। साधनों के विकास का मतलब ये है कि जैसे पहले हम कृषि करने के लिए बैलों का प्रयोग करके हल लगाते थे, उस साधन का विकास करके अब ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहेंगे साधनों का विकास का। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वह है संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन, और समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो है संपूर्ण यानी कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। अब अध्ययन की विधि। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर अध्ययन की विधि कौन सी है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन की विधि कौन सी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन की विधि है आंशिक संतुलन विधि। इस विधि के अंतर्गत हम कुछ बातों को समान मान लेते हैं या स्थिर मान लेते हैं, यानी हम कहते हैं अन्य बातें समान रहे। जैसे मांग का नियम ही बनता है कि हम कहते हैं वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है या वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। पर यहाँ पर हम अन्य बातें, तो अन्य बातें कौन सी आती हैं जिनको हम यहाँ पर समान मान लेते हैं। हम ये बोल देते हैं कि फैशन में कोई परिवर्तन ना हो, जो फैशन चल रहा है वही चले। या फिर हम दूसरी चीज़ ये यहाँ पर हम स्थिर मानते हैं कि ऋतु या मौसम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही मौसम है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आंशिक संतुलन करते हैं, यानी आधा संतुलन। तो आंशिक संतुलन विधि के द्वारा ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सामान्य संतुलन विधि का प्रयोग करते हैं। जितने भी आर्थिक कारक हैं उनके मध्य जो संबंध हैं उन संबंधों में हम समरूपता को मानते हैं, किसी को भी हम स्थिर नहीं मानते हैं, तो इसे सामान्य संतुलन विधि कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन विधि है सामान्य संतुलन विधि, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन विधि है आंशिक संतुलन विधि। अब हम इनके विषय क्षेत्र देखते हैं। विषय क्षेत्र के रूप में देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय है वो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। यहाँ पर हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि वो उत्पादन करने के लिए या उपभोग करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करता है। हम उत्पादन और लागत का यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि उत्पादन कैसे करते हैं और उसकी लागत का निर्धारण हम कैसे करते हैं। साधन कीमत का निर्धारण करते हैं हम, यानी कि ब्याज, लाभ, मजदूरी, इनका हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं। वस्तु कीमत का निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं, कोई भी वस्तु हो उसकी कीमत का निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन लागत, साधन कीमत निर्धारण और वस्तु कीमत निर्धारण, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। और इसके ठीक विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना, राष्ट्रीय उत्पादन एवं रोजगार का अध्ययन करना, सामान्य कीमत स्तर। और जगह हम वस्तुओं का व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर हम सामान्य कीमत स्तर यानी कि प्रत्येक वस्तुओं का जो औसत कीमत है उसका हम अध्ययन करते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी साधन हैं उन साधनों के हम औसत का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, समष्टि में। यानी गेहूं का मूल्य क्या है, चावल का मूल्य क्या है, आटे का मूल्य क्या है,
इन सब को हम जोड़ेंगे और जितनी भी ये इकाइयाँ इनके भाग इनसे विभाजित करके इनका हम औसत मूल्य ले लेते हैं, उसी को सामान्य कीमत स्तर बोलते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कीमत से मतलब होता है वस्तुओं का, और यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर का हम अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर हम मुद्रा और बैंकिंग के संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि खुली अर्थव्यवस्था का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ में कैसे व्यापार किया जाता है और आर्थिक विकास कैसे हो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम सरल शब्दों में इन 6 बिंदुओं के आधार पर समष्टि और व्यष्टि शास्त्र में समष्टि और व्यष्टि में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ में, उनके विषय क्षेत्र के रूप में, उनके सिद्धांत के रूप में, उद्देश्य के रूप में, अध्ययन की विधि के रूप में और विषय क्षेत्र के रूप में। तो इस तरीके से आज हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य जो मूल अंतर है उनको हम समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।